हेलो बच्चों, आज अपने बात करने वाले हैं उप सह संयोजक यौगिक चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले इसको आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, बाद में इसे उप सह संयोजक यौगिकों पर लागू कर दिया गया। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो ये मेटल है और ये एक लिगेंड है। तो लिगेंड जब मेटल की ओर आता है तो मेटल के डी कक्षक रास्ते में आते हैं। कौन से कक्षक आते हैं? डी कक्षक। क्लियर है? जब लिगेंड मेटल की ओर आएगा तो मेटल जो होता है उसके कोश के अंदर डी कक्षक इसके रास्ते में आते हैं। तो ये लिगेंड क्या कर देता है? उन डी कक्षकों का विपाटन कर देता है। विपाटन। क्लियर? विपाटन का मतलब उनको क्या कर देता है? तोड़ देता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात? मेटल की ओर जब लिगेंड आता है तो डी कक्षक रास्ते में आते हैं, उनका डिवाइडेशन हो जाता है। जो डी कक्षक होते हैं ये पहले समभ्रंश होते हैं, मतलब जिनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन जब लिगेंड इसकी ओर आएगा तो ये इन डी कक्षकों को तोड़ देगा। तो वो समभ्रंश कक्षक किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मान लो ये अपने पास डी कक्षक हैं, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है डी कक्षकों को। ठीक है, 1 2 3। अब इनकी ऊर्जा समान है, सभी की ऊर्जा आपस में समान है, इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। समभ्रंश कक्षक कहा जाता है, इनकी ऊर्जा समान होती है। अब जब इन समभ्रंश कक्षकों की ओर जब कोई लिगेंड आएगा तो इनका विपाटन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं डी कक्षक। क्लियर है? डी कक्षक टूट के दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाना। क्लियर है? ये विपाटन किस तरीके से होता है इसकी अपने बात करेंगे। ये समभ्रंश कक्षक पहले अपने पढ़ने वाले हैं, फिर इस टॉपिक को बताएंगे पूरे को, विपाटन को। समभ्रंश कक्षक कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? ये डी कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश कक्षक डी कक्षकों की बात करनी है अपने। ये 5 डी कक्षक जो हैं, 5 डी कक्षकों की सबसे पहले अपने को आकृति पढ़नी है। तो 5 डी कक्षक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। जो डी कक्षक हैं वो कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? इनकी आकृति अगर देखें, देखो ये किस प्रकार के होते हैं पांचों समभ्रंश कक्षक। ये अक्ष बनाएंगे सबसे पहले। मान लो ये आपके अक्ष हैं, ठीक है। पहला डी एक्स वाई की बात करेंगे, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स, और ये वाई अक्ष बनाएंगे, और जेड अक्ष जो है इस प्रकार से दिखाया जाता है 3 डायमेंशनल। ये जेड अक्ष को बता रहा है। तो ये जेड, अगर ये वाई है तो इस साइड में भी वाई है, एक्स है तो इधर भी एक्स है, जेड है तो इधर भी जेड है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड अक्ष हो गया। अब डी एक्स वाई में क्या होता है? जब डी कक्षक एक्स और वाई अक्ष के मध्य होता है, एक्स और वाई अक्ष, तो एक्स और वाई अक्ष के मध्य पाली बनेगी इस तरीके से, और ये द्विडंबलाकार होता है। तो इसकी पाली अपने को द्विडंबल के रूप में बनानी है। तो ये द्विडंबलाकार संरचना है, इसको इस तरीके से दिखाएंगे अपने। ये द्विडंबलाकार है, एक डंबल इधर बन गया तो एक एज इट इज डंबल इधर आएगा। ध्यान रखने वाली बात जो है, ये एक्स और वाई के मध्य है और जेड पर भी नहीं है, क्योंकि जेड जो है वो क्या हो रहा है, जेड इसके ऊपर से जाके और नीचे से गुजर गया, तो पाली जो है वो जेड को कवर नहीं कर रही है। तो एक्स वाई का मतलब होता है एक्स और वाई अक्ष के मध्य जो होती है पाली, यानी कि जब डी कक्षक एक्स और वाई अक्ष के मध्य हो। उसके बाद अपने बात करेंगे डी वाई जेड की। तो ये जो डी वाई जेड है, ये सबसे पहले वाई अक्ष फिर जेड अक्ष, तो इस तरीके से इसको एक्स को एक्स अक्ष दे देंगे। अब डी वाई जेड का मतलब डी कक्षक वाई और जेड अक्ष के मध्य। तो अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, अगर ये जेड है तो ये भी जेड है, ये एक्स है, यानी कि वाई और जेड के मध्य पाली बनेगी, वाई और जेड के मध्य बन गई एक। लेकिन ये द्विडंबलाकार है तो इस तरीके से एक डंबल और बन जाएगा। तो यानी कि जो डी कक्षक जो आ रहा है
वो एक्स और वो वाई और जेड अक्ष के बीच आ रहा है। तीसरी जो बात है डी एक्स जेड, तो डी एक्स जेड जो है उसको कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले इस तरीके से अक्ष बनाए जाएंगे। तो ये कौन सा अक्ष हो गया, मान लो डी एक्स जेड की बात करनी है, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, तो ये जो अक्ष हो गया वो वाई हो गया। अब पाली जो है एक्स और जेड के मध्य, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये जेड है तो ये भी जेड है, तो पाली किस किस के मध्य है, एक्स और जेड अक्ष के मध्य। तो एक्स और जेड अक्ष के मध्य बनाओगे और एक यूं बन जाएगी, यानी कि ये वाई पर भी नहीं है। ध्यान रखने वाली बात तो ये मेन है कि एक्स और जेड के बीच आ रही है, एक्स और जेड के बीच आ रही है, एक्स और जेड के बीच आ रही है, एक्स और जेड के बीच आ रही है पाली। तो जब डी कक्षक एक्स और जेड अक्ष के मध्य, तो तीन पालियाँ तो ये होगी। यहाँ इन तीनों पालियों में एक बात देखने को मिल रही है कि जो डी कक्षक हैं, जो आपके सामने यहाँ डी कक्षक बन रहे हैं, डी कक्षक अक्षों के मध्य उपस्थित हैं। डी कक्षक अक्षों के मध्य उपस्थित है और इन्हें बोल देते हैं T2G कक्षक। क्या बोल देते हैं इन्हें, T2G कक्षक, इन्हें बोलते हैं T2G कक्षक। क्लियर हो रही है बात। अब अगर अपने बात करें इसके बाद सेकंड दो रह गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं। सबसे पहले अपने बनाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये x और ये y हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में डी कक्षक जो होते हैं वो x और y अक्ष पर स्थित होते हैं। क्या बताया मैंने, डी कक्षक x और y अक्ष पर, यानी कि ये y और ये x अक्ष है, इस पर होंगे इधर से इस तरीके से और इस तरीके से। तो x और y अक्ष पर आ रही हैं, यानी कि डी कक्षक किस पर आ रहे हैं, x और y अक्ष पर आ रहे हैं, डी कक्षक x और y अक्ष पर आ रहे हैं। उसके बाद आता है डी जेड स्क्वायर, इस तरीके से अपने जेड अक्ष बनाएंगे, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है कि जो पाली होती है वो जेड अक्ष पर उपस्थित होती है, डी जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर घनत्व को बताते हैं, अक्ष पर स्थित होती है। और दूसरी पाली जो है ये बाहर से आएगी और अंदर से होती हुई चली जाएगी, यानी कि ये सारे दूसरे अक्षों को कवर कर लेगी। क्लियर है। तो ये तो दोनों अक्ष जो थे आपको मैंने बताए, दोनों पालियाँ बताई, यानी कि डी कक्षक जेड अक्ष पर, डी कक्षक जो है एक्स और वाई अक्ष पर, इन्हें अपने बोलते हैं ईजी कक्षक। कौन से कक्षक बोलते हैं, ईजी कक्षक। यहाँ डी कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं, डी कक्षक कहाँ स्थित होते हैं, अक्षों पर उपस्थित होते हैं। तो मेनली मैंने आपको समभ्रंश कक्षकों की आकृतियाँ बताई हैं। यहाँ आपने बता सकते हैं कि हमने जो आकृतियाँ बताई हैं वो समभ्रंश कक्षक जो हैं, वो 5 डी कक्षक जो हैं वो समभ्रंश कक्षक हैं। समभ्रंश कक्षक कौन से होते हैं, ऐसे कक्षक, समभ्रंश कक्षक कौन से होते हैं, ऐसे कक्षक या ऐसे डी कक्षक या ऐसे डी पांचों कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है, वो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्लियर है। ये पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। और मैंने इन समभ्रंश पांचों डी कक्षकों की मैंने आकृति आपको बता दी है। इसके बाद अपने बात करनी है कि अष्टफलकीय जो संकुल यौगिकों के अंदर विपाटन कैसे होता है। तो अष्टफलकीय जो संकुल यौगिक है उनके अंदर डी कक्षकों के अंदर विपाटन कैसे होता है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि ये अष्टफलकीय संकुल की बात कर रहे हैं। हेडिंग जो अपनी है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है अष्टफलकीय संकुल में। तो सबसे पहले अपने को एक अष्टफलकीय संकुल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो अष्टफलकीय संकुल कैसे बनता है, देखो आपको पता है
इस तरीके से अष्टफलकीय संकुल होता है। सेंटर के अंदर जो होता है वो मेटल आयन होता है और साइडों से इस तरीके से लिगेंड जुड़े होते हैं। ये लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिगेंड और लिगेंड। अब यहाँ जो है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है कि जब लिगेंड जो है वो डी कक्षक की ओर आएगा, यानी कि मेटल आयन की ओर आएगा। मान लो ये लिगेंड मैंने पकड़ा, ये मेटल आयन की ओर आ रहा है, लेकिन ये मेटल आयन की ओर आते वक्त डी कक्षक कहाँ से आ रहा है? सॉरी, अक्षों से आ रहा है। देखो एक्स अक्ष इसको मानते हैं, इसको अपने वाई अक्ष मानते हैं और इसको अपने जेड अक्ष मान लेते हैं। और लिगेंड कहाँ आ रहा है? लिगेंड अक्षों से आ रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर और अक्षों से आता है। कहाँ से आता है? अक्षों से। कौन से अक्ष? एक्स वाई जेड अक्ष, अक्षों से आता है, अक्षों की ओर आता है। तो उसे डी कक्षक का प्रतिकर्षण महसूस होता है। डी कक्षकों का प्रतिकर्षण, क्योंकि अक्षों से आ रहा है और अक्ष पर क्या है? डी कक्षक। तो वह उनका विपाटन कर देता है। कैसे? देखो, अब पांचों के पांचों डी कक्षक मैंने बनाए हैं। ये पांचों के पांचों डी कक्षक बना रहा हूं जो समभ्रंश कक्षक है। इनको नाम दे दिया मैंने समभ्रंश कक्षक। क्लियर है? इन समभ्रंश कक्षकों की ऊर्जा समान है। और जब इनमें कौन कौन से कक्षक हैं? डी एक्स वाई, इनमें कौन कौन से कक्षक हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये नहीं आएगा। क्लियर है? कौन कौन से हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब इनकी ओर लिगेंड आएगा तो अक्षों से आएगा। और अक्षों पर कौन कौन से उपस्थित है? देखो अक्षों पर कौन कौन से, जिनमें डी कक्षक अक्षों पर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। जिनमें डी कक्षक अक्षों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अक्षों पर उपस्थित होते हैं कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। जब लिगेंड मेटल की ओर आ रहा है तो रास्ते में डी कक्षक आ रहे हैं, पांचों के पांचों, लेकिन उनसे भिड़ेंगे। लिगेंड किन डी कक्षकों से भिड़ने वाले हैं? जिन डी कक्षकों में कक्षक अक्षों पर उपस्थित है, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड भिड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनके, मैंने आपको पहले भी बताया, भी अक्षों पर उपस्थित आ रहे हैं। उनमें मैंने आपको पहले भी बता दिया भी इनमें डी कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में कक्षक जो हैं वो अक्षों पर हैं। कक्षक जो हैं अक्षों पर हैं, तो यही उसके टच में आएंगे क्योंकि ये अक्षों पर हैं और अक्षों से ही लिगेंड आ रहा है, अक्षों पर हैं। ये आ रही है, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया डी वाई जेड, मैं पांचों डी कक्षक मैंने आपके सामने बनाए हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? जब लिगेंड केंद्रीय धातु और आयन की ओर आएगा तो उसे इन पांचों कक्षकों में से किनका प्रतिकर्षण महसूस होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी एक्स जेड का?
या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, इन दोनों का या इन तीनों का? तो ध्यान रखने वाली बात है, इनका प्रतिकर्षण महसूस होगा क्योंकि इनमें कक्षक अक्षों पर उपस्थित हैं। इन्हें ईजी कक्षक बोलते हैं, ईजी, और इन्हें बोलते हैं T2G। तो ईजी का प्रतिकर्षण महसूस होगा या T2G का? ईजी का। क्यों? क्योंकि ईजी में कक्षक अक्षों पर है और अक्षों से ही कौन आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। ध्यान रखो, यहाँ देखो, ये दोनों मैंने बताए थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, अक्षों पर ही क्या है? कक्षक है, और अक्षों से ही क्या आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। अक्षों से ही क्या आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में प्रतिकर्षण करेंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो किनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी? ईजी कक्षकों की। तो T2G कक्षक तो नीचे रह जाएंगे और ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड की ऊर्जा घट जाएगी। इन्हें तो बोलते हैं T2G कक्षक और इन्हें बोलेंगे ईजी कक्षक। तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इनकी घट जाएगी। किनकी ऊर्जा बढ़ी? ईजी कक्षकों की। क्यों? क्योंकि ईजी कक्षक ऐसे कक्षक हैं जिनके अंदर अक्षों से लिगेंड आ रहा है और प्रतिकर्षण यही महसूस करेंगे क्योंकि इनके कक्षक भी अक्षों पर उपस्थित हैं। 5 में से 2 एनर्जी बढ़ गई और 2 की एनर्जी घट गई। क्लियर हो रहा है? तो इसे अपने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्या होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन? जब लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन में आते वक्त डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, उन्हें समवृक्ष कक्षक कहते हैं। तो जब डी कक्षक की ओर लिगेंड आता है वो अक्षों से आता है, किसके अंदर? अष्टफलकीय संकुल के अंदर। किसके अंदर? अष्टफलकीय संकुल के अंदर अक्षों से आ रहा है। और अक्षों से आते वक्त कक्षक जो अक्षों पर उपस्थित है वो प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? ईजी, क्योंकि ईजी में कक्षक अक्षों पर उपस्थित होते हैं और लिगेंड भी अक्षों से आ रहा है, तो प्रतिकर्षण हो जाएगा और उन ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि T2G की घट जाएगी। इससे जो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में। और ये विपाटन के आधार पर मैं आपको आगे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।